Good morning, all of you. हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये टॉपिक सिर्फ जेई मेंस में है, ठीक है। बट जेई मेंस में लगभग हर सेशन में जितने भी पार्ट आते हैं ना, सब में एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। बहुत छोटा सा टॉपिक है तो इग्नोर नहीं करना है इसको, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि जो लाइट है, बेसिकली आपने लाइट का कौन सा नेचर पढ़ा हुआ है? वेव नेचर पढ़ा हुआ है। और आपने देखा उसका पार्टिकल नेचर भी है। तो हम यहाँ उसके वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइट बेसिकली क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जब लाइट आगे बढ़ती है, वेव है, तो वेव का मतलब आप क्या समझते हो? कि एनर्जी प्रोपगेट करती है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो क्या होता है लाइट में? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? वेरिएशन। जैसे आप लोग क्या देखते थे कि कोई जनरल आपका मैकेनिकल वेव है तो आप उसमें पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट लिखते थे। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जैसे आपने वेव का एक्सप्रेशन शो कर दिया कि y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ट्रैवलिंग वेव का मतलब कि जो डिस्टरबेंस अभी यहाँ है, थोड़ी देर के बाद वो आगे चला जाएगा। तो हम लोग एक्सप्रेशंस कैसे निकालते हैं ये तो आप जानते हो वेव्स के अकॉर्डिंग। तो लाइट हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जैसे वहां पर आपने देखा था कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते थे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करती है? बदलती है या ऑसिलेट करती है। जैसे अगर हम यहां से लाइट के पास होने की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट करने का मतलब उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। उसी तरह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो जब लाइट प्रोपगेट करती है तो उसका मतलब यह है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ क्या होता है? वेरिएशन होता है। ये सब फैक्ट बता रहे हैं हम आपको। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? वेरिएशन होता है। और वो वेरिएशन थ्रू दी सिस्टम, मतलब जहां से भी आप उसके प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है चलने के लिए। बात समझ गए? तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम है तो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो जब लाइट प्रोपगेट करती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपगेट भी कर रहा होता है। जैसे अभी यहाँ पर जो वेरिएशन है, यहाँ पर भी वेरिएशन है और यहाँ की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर होती जाएगी और वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाएगा। वेव का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर जो है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा। किसके साथ? टाइम के साथ। और जहां से भी आप ईएम वेव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं वहां पर ये वेरिएशन कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहेगा। बात समझे कि नहीं? इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस वेव को चलने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं, जैसा भी यहाँ पर मीडियम चाहिए था चलने के लिए। तो वेव को प्रोपगेट करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मटेरियल मीडियम इज
ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, और ये जो दोनों वेरिएशंस हैं ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, दैट इज समथिंग ई नॉट। ई नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए ये कुछ समथिंग साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये आपके पास E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये किसका एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये किसके साथ वेरिएशन शो कर रहा है, टाइम और, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके देखोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, E नॉट। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या देखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपस में सेम फेज में रहते हैं। किस में रहते हैं, सेम फेज। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है समथिंग बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखो ये और ये बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। यहां आपने कॉस लिखा तो यहां भी, और जो अंदर है वही यहां होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ किस में है, सेम फेज में है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, but their variation is on the mutually perpendicular plane। मतलब इनका वेरिएशन किस में होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में। मतलब जैसे कि ये आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन ये दोनों वेरिएशन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है। जैसा कि अगर मैं एज अ वेक्टर डील करना चाहूं सपोज, तो मैंने आपसे कहा कि ये आपका, मान लीजिए ये आपका एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर एक्स वाई प्लेन में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, वेरिएशन करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में वेरिएशन करेगा। तो अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन में वेरिएशन दिखाते हैं, तो हम अगर मान लीजिए यहां पर इस वेरिएशन को शो कर रहे हैं, तो मान लीजिए मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये यहां पर, तो मान लीजिए आपने यहां पर एक्स के क्या हुआ, इधर कॉन्सेंट्रेट करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो यहाँ किस प्लेन में लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स वाई प्लेन में अगर हम शो कर रहे हैं, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में होता है, तो जैसे ये एक्स है और ये जेड, तो ये जेड है 3 डायमेंशन में, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, और इधर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहा हूं, दैट इज एक्स जेड। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन में वेरी कर रहा है, मतलब मैंने एज पर माई कंडीशन मैंने इसको किस में लिया है, एक्स वाई प्लेन में। लेकिन फैक्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। ठीक है, तो यहां पर जो वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड का, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में शो कर रहा हूं आपको, एक्स वाई प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा वाई जेड प्लेन में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो डायग्राम है ये मैंने किस प्लेन में बनाया है, वाई एक्स जेड प्लेन में बनाया है। ये आपका एक्स वाई प्लेन है और दूसरा एक्स जेड प्लेन में। अब वो 3D में तो बना नहीं सकते, तो देख के आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस प्लेन में मैंने शो किया हुआ है। आपका ये एक्स है और ये जेड। तो एक मिनट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, तो आपने एक चीज नोटिस किया कि यहां पर जो मैं शो कर रहा हूं आपको, वो सेम फेज में है। सेम फेज में कैसे, कि साथ साथ जीरो थे, साथ साथ मैक्सिमम हो रहे हैं। मतलब जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम होगा, उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा।
तो जैसे ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, वो जेड एक्सिस की तरफ। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में वेरिएशन करते हैं, ठीक है। और ये दोनों होते किस में है? सेम फेज में। और साथ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारी लाइट का प्रोपगेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर? इलेक्ट्रिक फील्ड और, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अभी बाहर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट का प्रोपगेशन है एक तो इसके परपेंडिकुलर होगा, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए ई क्रॉस बी के अलोंग। किसके अलोंग? तो अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि एल कैप इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एल कैप किसकी डायरेक्शन है? किसकी? ईएम वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। तो मेरे पास जो ये एल कैप होता है उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, और किसकी तरफ? ई क्रॉस बी की तरफ। तो यहां पर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ आपको किसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है? तो पहले मुझे बताओ ये यूनिट वेक्टर है क्या? नहीं है, अभी तो ई और बी यूज किया मैंने। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है। तो ये क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर। समझ में आई बात? तो आप क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उसका क्या निकालेंगे? कैप। मतलब ई क्रॉस बी का कैप, मतलब ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में आपका कौन होता है? एल कैप, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेता हूं और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेकर अगर मैं डायरेक्ट आपको लिखना चाहूं कि एल कैप इक्वल्स टू व्हाट, तो एल कैप क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज ई कैप क्रॉस बी कैप। अच्छा इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है कि आप डायरेक्ट लिख सको। मेरे पास ई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, बी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया, तो डेफिनेटली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई कैप इंटू बी कैप इंटू साइन ऑफ थीटा आएगा। तो आपको पता है क्योंकि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहां पर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड चेक करूं तो वो आएगा ई इंटू बी साइन थीटा। अब ई कैप का मैग्नीट्यूड 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, और ये दोनों म्यूचुअली, इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि एल कैप इज ऑल्सो इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। तो एल कैप इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेयर ई कैप इज यूनिट वेक्टर along electric field and B cap is unit vector along तो इधर यूनिट वेक्टर along इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर यूनिट वेक्टर along, तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का जो कैप होता है दैट इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। ये तभी हम बोल पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों हमें मालूम है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वरना आप ऐसे यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के बराबर आप, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं लेकिन साथ के साथ इनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है। बात समझ गए? इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है दैट इज इक्वल्स टू ई कैप क्रॉस बी कैप। समझ में आया? पहले इतना नोट कर लो। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं से प्रोपगेट करती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? वेरिएशन होता है, और वो वेरिएशन आगे ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में क्या करता है? वेरिएशन करता है या ऑसिलेट करता है, और उसके परपेंडिकुलर
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में आपका लाइट प्रोपगेट करती है या ईएम वेव प्रोपगेट करती है। ओके देखो, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को किस डायरेक्शन में माना है, वाई की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड को किधर, जेड एक्स जेड प्लेन में, इसको वाई जेड प्लेन में। तो हमारा जो लाइट का प्रोपगेशन है वो किस तरफ है, एक्स की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये सब फैक्ट है ना। देखो वैसे ये जो मैंने माना है वाई, जैसे एक्स वाई प्लेन में इसको लिया है, इसको किस में लिया है हमने, एक्स जेड प्लेन में। तो ये तो हमने एज पर एजम्पशन बना के डायग्राम बना दिया, लेकिन ये कहीं भी हो सकते हैं। एक्स वाई लेना तो आपकी चॉइस है। मान लो यहां से आपका वेव पास कर रहा है, तो आपने ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेकर अगर आप एनालाइज करोगे, और सपोज आपकी लाइट ऐसे जा रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किसी प्लेन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, और इस तरह से होगा कि ई कैप क्रॉस बी कैप किसकी डायरेक्शन देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्लियर है। अभी हमने उसको सिंप्लीफाइड कंडीशन में कैसे दिखाया हुआ है, इस तरह से दिखाया हुआ है। यस और नो। कितनों को इस एक्सप्रेशन को देख के समझ में आ रहा था कि यस सर, वेव का प्रोपगेशन आपने एक्स में ही लिया हुआ है। कैसे, आपको पता है y इक्वल्स टू समथिंग f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ t माइनस एक्स बाई वी फॉर्मेट जो होता है, ये किस तरफ चलती है वेव, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूं तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन को देख के हमें समझना होता है कि हमारा वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी वो कंडीशन बनाई है कि मेरा वेव किधर प्रोपगेट कराना था मुझे, एक्स डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वेरी करेंगे कि जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो किधर आनी चाहिए। तो यहां जो चीज आप देख रहे हो, इससे आपको वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन का पता चलेगा। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो यहां पर जो चीज लिखी हुई होगी उसके करस्पॉन्डिंग आप बोल सकते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। उसके साथ आपको क्वेश्चन में, जैसे मैंने यहां पर तो इसका जस्ट मैग्नीट्यूड शो किया है, अभी मैं इसको एज अ वेक्टर लिख के यहाँ जे कैप लगा दूंगा, इधर बी के ऊपर क्या लगा दूंगा, वेक्टर, और इसको क्या कर दूंगा मैं, के कैप। तो ये जो इन वेक्टर्स है ना, तो इनका जो यहां पर जो यूनिट वेक्टर्स आएंगे, उनको देखकर आपको पता चलेगा कि ई किस तरफ ऑसिलेट कर रहा है और बी किस तरफ ऑसिलेट कर रहा है। और हमारे पास फैक्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसके परपेंडिकुलर ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में आपका कौन प्रोपगेट करता है, वेव प्रोपगेट करती है। क्लियर है क्या। तो मुझे बताइए, आपका जो ई बी और एल, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पर इसको एज अ रिमार्क आप लोग नोट करेंगे, जैसे आपको पता है कि सपोज मैंने आपसे ये कहा कि मेरा ई कैप इस डायरेक्शन में है, बी कैप आपका इस तरफ है ना।
ई और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है अभी। तो इधर कौन प्रोपेगेट होगा? एल कैप। ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो अब आपको 3D में भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहां से ना एक कंडीशन बना के रखो हमेशा, क्योंकि जैसे हमें पता है कि एल कैप जो है वो ई कैप क्रॉस बी कैप की डायरेक्शन में है। तो जैसे कभी आपको ई और बी का एक्सप्रेशन दिया जाए और पूछा जाए कि वो वेव किधर प्रोपगेट कर रही है, तो आपको किससे पता चल जाएगा? ई कैप क्रॉस बी कैप से क्या पता चल जाएगा? एल कैप क्या है। अब आप देखोगे कई बार हम क्या करेंगे, हम आपको एल कैप दे देंगे और ई कैप दे देंगे, फिर आपसे बी कैप के बारे में पूछ रहे होंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रख के फिर उसको एनालाइज कर रहे होते हैं बी कैप क्या होगा। तो देखो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो हम इनको आपस में एक बार रिलेट कर लेते हैं कि कोई भी दो दिया हो तो आप तीसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल तो ये हो गया कि एल कैप किसकी तरफ है? ई कैप क्रॉस बी कैप की तरफ। अब क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं और इन सब के किसी भी दो के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर मान लीजिए सपोज क्वेश्चन में आपको ई और एल की जानकारी है, ई की, और तो पहले देखो ई आपका ऊपर है, बी आपका सामने है, तो ई क्रॉस बी एल इधर आएगा, ये आ गया। तो एक तो आपके पास रिलेशन है ही, एल कैप इक्वल टू व्हाट? ई कैप क्रॉस। याद रखना ये हर जगह मत यूज करने लगना, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। कहीं आप लोग मैथ्स में यूज करने लग जाओ, सर ने बताया था कि एक के क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्शन डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो मैंने पहला स्टेप क्या लिखा है, एल कैप इक्वल टू व्हाट? ई क्रॉस बी का कैप। बाद में इंडिविजुअल पे कैप लगाया है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि दे आर म्यूचुअली, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते तो ये एल कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वो यूनिट, उधर यूनिट वेक्टर है और इधर यूनिट वेक्टर नहीं है। तो क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसलिए ये भी यूनिट वेक्टर हो गए, ठीक है। तो एक तो आपके पास रिलेशन हो गया कि एल कैप इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। तो जरा राइट हैंड रूल से इन तीनों को आपस में रिलेट कर लेते हैं। तो कभी आपको एल कैप और ई कैप दिया हो और बी कैप की जानकारी लेनी हो, तो ऐसा करते हैं, बी बाहर है ना, एल क्रॉस ई इक्वल टू, तो आप यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि आपका एल कैप क्रॉस ई कैप, एल कैप क्रॉस ई कैप किधर आएगा? बी कैप। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके बीच का एंगल, इसलिए मैं ऐसा यूज कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं बताओ? ई क्रॉस बी कैप एल कैप हो गया, एल क्रॉस ई बी हो गया, और किसको देखें? एल क्रॉस बी, चेक करो तो, बी क्रॉस एल, बी क्रॉस एल, तो ये आपका होगा बी कैप क्रॉस एल कैप, दैट इज इक्वल टू ई कैप। तो कभी भी कोई दो दिया हो, तीसरे के बारे में निकालना हो, तो आपको किसी अननोन में फंसने की जरूरत नहीं है। जिन दो के बारे में पता है उन दो से तीसरे को फटाफट निकाल लो कि वो किस ओर होगा, ठीक है। तो एक सिंगल आपके पास वैल्यू तो ये है, यहां से आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सब हमने यहाँ क्या रखा है? यूनिट वेक्टर्स। तो याद रखना कैप लगे हुए हैं, दे ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। हम्म हम्म तो ई बदल जाएगा उस टाइम पे, डायरेक्शन यही रहेगी, हाँ। नहीं, फेज चेंज नहीं हुआ। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड पीछे चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी समय पे पीछे चला जाएगा भाई, ऐसे। ई ऊपर है, सेम फेज का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो आपने बाहर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर का है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल के नीचे हो गया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड पीछे हो जाएगा उस टाइम पे। मतलब जब ये पॉजिटिव है तो वो भी, जब ये नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होगा। तो आपका ई क्रॉस बी का जो कैप होगा वो एल कैप आएगा। तो ये क्वेश्चंस के करस्पॉन्डिंग मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे पीवाई क्यूज में, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ रहे हैं। दो दिए हुए हैं, तीसरा आपसे पूछ रहा है, तो दो आपको पता हो, तीसरा आप निकाल सकते हैं। एक बार वापस चेक कर लो, एल कैप क्रॉस ई कैप बी कैप है, ई क्रॉस बी एल है, और एल क्रॉस बी अगर करें तो किधर चला जाएगा? एल क्रॉस बी नीचे चला जाएगा, तो बी क्रॉस बी बाहर है, एल इधर है,
तो बी कैप क्रॉस एल कैप इज ई कैप। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इतना नोट कर लिया ना सबने? तो आपके पास जो ये इक्वेशन है, इसमें अगर हम यहाँ कुछ वेक्टर्स लगा देते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो उस डायरेक्शन में उनके प्रोपगेशन मतलब उनके वेरिएशन को एक्सप्लेन करेगा। तो मेरे पास जैसे b इक्वल्स टू ये है b नॉट, तो मुझे बताइए यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट, तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखो, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा कॉमन ले ले, दैट इज t माइनस के एक्स बाय t माइनस के एक्स बाय ओमेगा। यही है। इस एक्सप्रेशन को एक स्टेप आगे ले जाओ तो यू विल गेट E इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाय v। हम लोग यहाँ सिंबल यूज कर दे रहे हैं c। अगर ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा होगा तो c आ जाएगा, और अगर वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर रहा है तो उस मीडियम का स्पीड आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर जो आपका c है दैट इज ओमेगा बाय के। ये पहले भी ऐसा ही है, वहां पे भी ऐसे ही निकाला हुआ है आपने। तो ओमेगा बाई के जो है वो स्पीड ऑफ वेव होती है, यहाँ पर वो स्पीड ऑफ लाइट। मैंने सी लिख दिया है क्योंकि ये वेव हम कहाँ से प्रोपगेट करा रहे हैं अभी? वैक्यूम से। क्लियर और नॉट? अदरवाइज यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सिमिलरली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यही लिखा हुआ है, दैट इज बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। बात समझ में आया? इतना लिख लो पहले। तो लाइट के लिए फैक्ट क्या हो गया कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट करता है, उसी को लाइट कहा जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप लोग पूरा रे ऑप्टिक्स में एल कैप से डिफाइन कर रहे थे सारी चीजें। रे ऑफ लाइट से सारी बातें होती है, और रे ऑफ लाइट का मतलब कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। एक रे ऐसे आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो आपने सारा उसके पाथ पर एनालाइज किया था। अगर आप इंटरफेरेंस की बात करें, लाइट का इंटरफेरेंस, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ये वेव नेचर रखते हैं इनका क्या किया? वहां पर सुपरपोजिशन हुआ। फिर सुपरपोजिशन से आपको पता चला YDSC में यहाँ मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पर मिनिमा बन रहा है, यहाँ पर कुछ और बन रहा है। क्लियर है क्या? तो वहां वेव के करस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट पूरा। अब हम लोग बात करें कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कैसे चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? तो देखिए, अभी तक आप लोग इलेक्ट्रो में जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है आपने, उसमें आपने कौन कौन से लॉज पढ़े हैं? एक तो गॉस लॉ पढ़ा है आपने, यस और नो? उसके अलावा बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है आपने, एम्पियर्स लॉ पढ़ा है ना? तो देखिए, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो 4 फंडामेंटल इक्वेशंस हैं इसमें। एक हमारे पास गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। उसी तरह से हम लोग गॉस लॉ की बात करते हैं किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। उसी तरह से आपके पास एम्पियर लॉ होता है। और आपने EMI चैप्टर के में पढ़ा था आपने, एक मिनट, वो तो पढ़ा ही है आपने। वहां पे पढ़ा था कि जब किसी मीडियम में, मतलब कहीं पर भी किसी रीजन में, अगर वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, जिसको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? हालांकि आपको पता होगा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता है। बात समझ गए? वो कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको एक फैक्ट पता चल गया था कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से क्या डेवलप होता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो एक फैक्ट था। फिर आपने क्या किया था कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा था, वहां पर आपने EMF की सारी जिम्मेदारी किसको दे दी थी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे कहीं पे कोई कंडक्टिंग एलिमेंट मूव कर रहा था तो वहां आपने जिम्मेदारी दी थी मोशनल EMF को। किसको? मोशनल EMF को। तो उसी तरह से अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा था तो वहां EMF बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जैसे मान लो एक लूप है, कंडक्टिंग लूप, उसके अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड पास करी, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है।
अब मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करते हैं तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के वेरिएशन से उसमें क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। तो जब ये ढूंढा गया कि भाई उसके पीछे बैकग्राउंड में कौन है, तो उस ईएमएफ डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी थी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपने जहां पर भी मोशन से रिलेटेड डिस्कशन किया है वहां पर आपने मोशनल ईएमएफ को जिम्मेदारी दी थी। जैसे सपोज ये कोई लूप है, आपको कहा गया ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और ये कंडक्टिंग वायर आप ऐसे चला रहे हैं, तो आपको पता चला कि भाई इसमें फ्लक्स वेरी कर रहा है तो ईएमएफ आएगा, ये तो बेसिक फंडामेंटल है। बट आपने कहा कि भाई ये पार्ट मूव कर रहा है ना, तो इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, मोशनल ईएमएफ, और पूरे लूप में जितना भी ईएमएफ है वो मोशनल ईएमएफ से एक्सप्लेन किया गया था। यस और नो? तो देखिए अब एक और फैक्ट है हमारे सामने, ये सब एक्सपेरिमेंट से आया है कि जैसे आपको पता चला कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो वो क्या डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल वे में वो डेफिनेटली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसी तरह से जब कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है किसी रीजन में, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ गए? तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं, उसमें हमें एम्पियर लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। किसको, एम्पियर्स लॉ को। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ को क्यों मॉडिफाई किया जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने जब भी एम्पियर लॉ लगाया है तो आपने एक लूप सेलेक्ट किया होगा, फिर लूप सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल पूरे क्लोज लूप के लिए। फिर उसको आपने कहा था दैट इज म्यू नॉट इंटू समेशन आई। क्या कहा था, म्यू नॉट इंटू समेशन आई इन। तो वो आई इन पता क्या था, जो लूप आपने माना था उस लूप से आप एक सरफेस को सोचते थे, फिर आप ये कहते थे कि उस सरफेस से जो करंट पास कर रहा होगा उनका सम वहां पर लिया जाएगा। यस और नो? लेकिन एक्चुअल में देखिए, जब आप किसी लूप को कंसिडर कर लेते हैं, तो अभी तक आप कैसे लगा रहे थे कि आप लूप कंसिडर करते थे और फिर जो लूप जैसा दिखता था वही आपको एरिया भी दिखता था, मतलब वही आपका प्लेन हो जाता था, या एरिया आप उसी लूप से सीधा एक ओपन सरफेस ले लेते थे डायरेक्टली। फिर आप कहते थे कि जैसे अगर आप यहां पर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल लगा रहे हो, तो यहां पर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल लगाने पर यहां से जो भी आपके कंडक्शन करंट्स पास हो रहे हैं, तो म्यू नॉट इंटू समेशन आई इन करके आप एम्पियर लॉ अप्लाई करते थे। लेकिन अगर मान लीजिए आप सरफेस कुछ ऐसा ना लेके किसी और टाइप का सरफेस भी ले सकते हो, मतलब जैसे कोई आपको बाउंड्री, कोई आपको लूप लेना है, तो उस लूप से जब आप सरफेस कंसीडर कर रहे हैं क्या निकालने के लिए, कि उसमें से करंट कितना पास कर रहा है, तो करंट कितना पास कर रहा है ये पता लगाने के लिए तो आप लोग एक सरफेस लेते हो। तो आपको ये लगता है आपने लूप लिया है और वही सरफेस लेके उसमें से कितना करंट आर पार जा रहा है उसको देख लेते हो। लेकिन ये जो सरफेस है ना, इस लूप के कंसर्न, लूप कौन सा है देखो, ये वाला, तो इस लूप के कंसर्न आप ऐसा ही सरफेस लें कोई जरूरी नहीं है, ये कुछ इस तरीके का सरफेस है। जैसे सपोज ये कोई कैप की तरह है या कोई बाउल की तरह है। किसकी तरह, जैसे बाउल है उसका ये बाउंड्री है, तो अगर आप उस बाउंड्री की बात करें तो वो क्या है, सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन आपने सरफेस उसका कौन सा कंसिडर किया हुआ है, फ्लैट वाला नहीं, कौन सा, कर्व्ड वाला। तो ये ऐसा सरफेस भी हम ले सकते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल अप्लाई करते हैं तो वो जो म्यू नॉट समेशन आई आता है, तो वो आई जो होता है वो आपका जनरली आप लोग ने कैसे अप्लाई किया, यहाँ पर एक सरफेस लेते हो और उसमें से जो करंट पास हो रहा हो, लेकिन वहां पर सरफेस लेने पर आपकी चॉइस होती है। सरफेस लेने पर क्या होती है, चॉइस होती है, आप कैसे भी सरफेस ले सकते हैं। बात समझ में आए? तो जब हम सरफेस चेंज करते हैं तो कई बार आपको दिखता है कि वहां से कंडक्शन करंट पास नहीं हो रहा है। क्या पास नहीं हो रहा है, जो आप लोग म्यू नॉट समेशन आई लिखते थे। लेकिन सरफेस आप किसी भी तरीके का ले लो, अगर आप यहां पर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम ही आनी चाहिए, चाहे आप इस सरफेस से निकालें चाहे आप इस सरफेस से। तो वहां पर मॉडिफाई किया गया कि एज पर द चॉइस ऑफ योर सरफेस आप कैसा भी लो। तो वहां पर क्या कहा गया कि जो म्यू नॉट समेशन आई होता है ना,
बेसिकली म्यू नॉट समेशन आई का मतलब ये होता है कि म्यू नॉट इंटू समेशन आई में आपका जो भी आप सरफेस कंसिडर करेंगे उसमें से पास होने वाला कंडक्शन करंट प्लस उसमें एक और क्वांटिटी जुड़ेगी जिसकी डायमेंशन करंट के जैसी होगी। जिसकी डायमेंशन क्या होगी? करंट के जैसी होगी। तो जो म्यू नॉट समेशन आई में हम लोग लिख रहे हैं एक तो आई कंडक्शन प्लस एक और क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन किसके जैसी है? करंट के जैसी है। तो उसका नाम हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलेंगे? और उसके थ्रू फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। किसको? एम्पियर्स लॉ को। बात समझ गए? क्योंकि आपने यहां पर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल निकाला है, लेकिन आपके पास चॉइस होती है कि आप सरफेस कैसा भी ले सकते हो। तो जब आप सरफेस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट ये बता रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्लेनेशन, कि आपके सरफेस के करस्पॉन्डिंग वहां से आपको दो करंट दिखाई दे सकते हैं, एक कंडक्शन करंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है अभी मैं उसकी वैल्यू आपको लिखूंगा, फिर मैं आपको इक्वेशन में समझाऊंगा कि ये किस तरह से अप्लाई किया गया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखिए अल्टीमेटली हो ये रहा है कि आपका एम्पियर्स लॉ की लिमिटेशन है। अभी तक आप जैसे भी कंडीशंस में आप लगाते थे तो आप क्या करते थे? सीधा एक सरफेस मानकर म्यू नॉट समेशन आई कर देते थे। लेकिन ये तब वैलिड है अगर मान लीजिए आपका सरफेस ऐसा हो, आपका सरफेस इस तरीके का हो कि वहां पर वहां पर अगर उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा हो और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? तो उस सरफेस से क्या पास कर रहा हो? उस सरफेस से क्या पास कर रहा हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा हो और उसका वेरिएशन हो रहा हो। तो आप उस सरफेस से क्या एस्टिमेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या एस्टिमेट करेंगे? तो अगर आप वहां पर चेक करें तो टाइम के साथ वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो रहा होगा? वेरिएशन। तो अभी तक आपने जहां भी म्यू नॉट समेशन आई कंडक्शन लिखा है तो वो आपके सरफेसेस ऐसे थे कि उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा था। बात समझ में आया? जैसे आपने एक लॉन्ग वायर लिया, उसमें करंट पास करके एक सर्कुलर लूप लेके बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, वहां से बी कैलकुलेट कर लिया। तो जब आपने वो एक्सप्रेशन लिखा था तो जो सरफेस आपने कंसिडर किया था उस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेरिएशन नहीं हो रहा था। इसलिए सीधा सीधा आपको क्या दिखाई दिया? म्यू नॉट समेशन आई में आई कौन सा दिखाई दिया? आई आपको कंडक्शन करंट दिखाई दिया। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जो सरफेस आप सेलेक्ट करें उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या हो रहा हो? वेरिएशन हो रहा हो, तो वो एक्सप्रेशन अधूरा है आपका। वो एक्सप्रेशन क्या है? अधूरा है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ गए? ये फैक्ट है। पहले तो साइंस पढ़ने का मतलब समझते हो ना, जो फैक्ट के करस्पॉन्डिंग चीजें आ रही होती है। अगर कोई आपसे ये बोले कि आपने सर कहा कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? जैसे इसको कैसे देखा गया कि जैसे हमने एक कैपेसिटर ले लिया, उसमें से हमने करंट फ्लो कराया, तो क्या हुआ? करंट फ्लो कराने से जो कैपेसिटर पे चार्ज कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या करने लगा? वेरी करने लगा। तो आपको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर के अंदर? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच सरफेस। यस और नो? प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। तो अगर आपके कैपेसिटर से करंट पास करेगा इसका मतलब चार्ज क्या होगा? टाइम के साथ वेरी करेगा। और अगर चार्ज टाइम के साथ वेरी करेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करेगा। फिर ये कहा गया कि एज एन एक्सपेरिमेंट अंदर हमने जाके एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो हमें पता चला कि क्योंकि मैग्नेटिक नीडल किसको रेस्पॉन्ड कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपने उस कैपेसिटर के अंदर जाके किसको रख दिया? मैग्नेटिक नीडल। तो पता चला कि बाहर करंट फ्लो कर रहा था और अंदर आपको वहां पर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो वहां से एक तो फैक्ट क्या आया आपके सामने कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी करता है तो क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो रीजन में क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी तरह से आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो कौन डेवलप होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। समझ में आई बात। और उसके साथ साथ हम लोग एम्पियर लॉ को मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं, तो उसका मॉडिफिकेशन इसलिए हो रहा है कि जब भी आप कोई लूप पर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल लगाएं, फिर उसके बाद आप एक सरफेस बनाएं, क्या लिखने के लिए, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई करने के लिए एक सरफेस मानना होता है। तो उस सरफेस से अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करता है तो सिर्फ आप म्यू नॉट इंटू समेशन आई कंडक्शन नहीं कर सकते, उस सरफेस पर एक और मैथमेटिकल क्वांटिटी आएगी आपके पास जिसकी डायमेंशन किसकी होगी, करंट की होगी। समझ गए। और उसका नाम हम क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। और वहां से हम मॉडिफाई करेंगे हमारे एम्पियर्स लॉ को। बात समझ में आए। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कितना होता है, फिर मैं आपको अप्लाई करके समझाऊंगा कि उसको हमने किस तरह से एनालाइज किया। क्लियर है क्या। बस ये याद रखना, जब आप सरफेस सेलेक्ट करें तो उस सरफेस से क्या नहीं होना चाहिए, अगर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेरिएशन ना हो तब तो आप क्या करेंगे, आपका सीधा कंडक्शन करंट आ जाएगा। लेकिन अगर वहां पर, एक मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, अगर वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होता है, टाइम के साथ वेरी करता है, तो फिर आपको वहां पर कंडक्शन करंट भी यूज करना होता है। और ये एम्पियर्स लॉ की लिमिटेशन है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक फाइनाइट वायर की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर आप क्या एस्टिमेट करो, अगर मान लो मैं आपको एक फाइनाइट वायर दे दूं, तो सबको ये बात पता है ना कि अगर मान लो उसका एंगल जो है परपेंडिकुलर के साथ कुछ θ1 θ2 बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 4πd इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। और उसका बी की वैल्यू भी कैसे होती है, इस तरह से, अगर वायर ऐसे है तो बी ऐसे होता है, तो आर डिस्टेंस पे वैल्यू भी सेम आती है। और अगर आप ऐसे घुमा लें, ऐसे घुमा लें, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बी इंटू 2πr ही आता है। और जब आप म्यू नॉट समेशन आई लिखेंगे, म्यू नॉट समेशन आई लिखेंगे तो आपका आई तो वही आएगा, क्योंकि आपने लूप जो माना है उससे करंट ये जा रहा है, मतलब सरफेस से। तो आंसर तो म्यू नॉट आई बाई आपको क्या दिखेगा, 2πr दिखेगा, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो आपने वहां पे सुना भी होगा कि भाई जो हमारा लॉन्ग वायर है, सिर्फ उससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं बी, तो हमारा क्या एस्टिमेट हो जाता है, बी की वैल्यू आ जाती है एम्पियर्स लॉ से। लेकिन अगर आप वहां पर भी एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें तो वो आपको सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको ये रीजन पता चल गया है कि हो सकता है कि वहां पर जो सरफेस आपने कंसिडर किया है उस सरफेस से क्या वेरिएशन हो रहा हो, इलेक्ट्रिक कैसे हो रहा है वो दिखाई दे नहीं दे वो एक अलग बात है, लेकिन कहां पर कंडीशंस गड़बड़ होंगी, जब आपके सरफेस से क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा। तो उस कंडीशन में आपको एम्पियर लॉ में जो म्यू नॉट समेशन आई है उसमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंडक्शन करंट के साथ साथ, तो हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट करंट। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा उसकी वैल्यू क्या होती है। दोबारा बताएं यार, ऐसे तो मत करो तुम लोग यार। भाई आपने इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल करोगे एक फाइनाइट वायर के चारों तरफ, तो वो भी बी इंटू 2πr आएगा क्या, और म्यू नॉट समेशन आई करोगे तो आई दिखेगा। तो वहां से बी की वैल्यू आपको दिखी म्यू नॉट आई बाई 2πr, जबकि आपको पता है फाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर अगर वहां एंगल θ1 और θ2 बन रहे होते हैं एजेस के साथ, तो आप क्या कहते हो, म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये, हाँ, अरे यार ऐसे मत करो, पूरा सब खत्म होने को आया, अब हम लोग ये सब डाउट पूछ रहे हैं। इसमें क्यों आप नहीं लगा सकते, वी आर डिस्कसिंग द स्टडी ऑफ नेचर। आप कह दो कि सर ये मास दूसरे मास को अट्रैक्ट ही क्यों कर रहा है, रिपेल क्यों नहीं कर रहा, मेरे पास कोई जवाब है नहीं। तो एक रेस्ट वाला चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए, एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक प्लस
मैग्नेटिक, और एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के साथ ईएम वेव्स डेवलप करता है। तो ये फैक्ट है, इन पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जो मैंने आपसे बोला ये प्रैक्टिकल एविडेंस है हमारे सामने कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तो क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक। समझ में आई बात? उसी तरह से आपने वहां पे जो पढ़ा था, अगर आप ये कहो कि सर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप हुआ, उसका कोई जवाब नहीं है। हमारे पास जवाब क्या है कि हमने जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करा था वहां एक चार्ज पार्टिकल को जाके रखा था, और जैसे वहां मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करने लगा तो एक रेस्ट पर होने वाले चार्ज ने भी क्या किया, फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो ये कंफर्म हुआ कि वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का तो नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तभी लगता है जब चार्ज Q इंटू वी क्रॉस बी। तो फिर वहां से कहा गया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फैक्ट चेक हो गया, आपका फैक्ट है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्लोज लूप में वर्क करती है, और उसका इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी के इक्वल आता है। बात समझ गए? तो फिर वहां से क्या निकल के आया सामने, अगर ये माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल है तो फिर हमने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव, तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। समझ गए? तो अब ये जो नया फैक्ट हम आपको दे रहे, दो बातें बोल रहा हूं मैं एक साथ। एक तो ये बोल रहा हूं कि जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा वहां कौन डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये फैक्ट है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाई जो एम्पियर लॉ हम लोग लगाते थे, तो आपको उस सरफेस पर देखना होता है कि कहीं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कहीं टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा हो तो म्यू नॉट आई में डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐड होगा। तो सरफेस पर दो तरीके की बात, चीजों के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम एम्पियर लॉ को मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी तक जो आपने एम्पियर लॉ से जितनी भी बातें कही हैं वहां तक उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा था, इसलिए आपको म्यू नॉट इंटू समेशन आई दिख रहा था। जैसे आपने सोलेनॉइड का प्रूव किया, आपने लॉन्ग सिलेंडर का प्रूव किया, तो जो भी आप कर रहे थे वहां पर जिस भी सरफेस के थ्रू आपने जो लूप बनाया था उससे जो आप सरफेस बनाकर एनालाइज कर रहे थे, उस सरफेस पर कौन चेंज नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है? लेकिन आपके सामने फैक्ट भी है कि कई जगह पे हम लोग लगाते हैं एम्पियर लॉ लेकिन वो लगता हुआ दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे रीजन ये सामने आया कि वो इक्वेशन ही अधूरी है। जो हम लोग म्यू नॉट समेशन आई कर रहे हैं उस समेशन आई में कंडक्शन करंट के साथ साथ एक और करंट ऐड होगा जिसका नाम क्या है, डिस्प्ले। और उसके बाद आप इक्वेशंस को देखेंगे तो वो इक्वेशंस आपको सेटिस्फाई होते दिखाई देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो लिखिए डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी में लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज योर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है? आप जिस भी सरफेस से लगा रहे हो ना, तो उस सरफेस से जब भी आप एम्पियर लॉ लगाएंगे तो आपको करंट्स देखने पड़ेंगे, तो उस सरफेस पर आपको एक ये वैल्यू दिखाई देगी, व्हाट दिस इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके समझाता हूं किस तरह से। ठीक है? तो जैसे सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट समझ गए ये कितना है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय, तो एक बार मैं एम्पियर्स लॉ की बात कर देता हूं। मॉडिफाई होने के बाद आपका एक्सप्रेशन ये होगा, देखिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल थ्रू अ क्लोज लूप, ये किसके बराबर होता था, म्यू नॉट आई, समेशन आई में आई कंडक्शन होता था। अब हम एक और करंट ऐड कर रहे हैं, दैट इज, एक बार इसको ऐसे लिख दो, आईसी प्लस आईडी। ओके? नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी डायमेंशन किसकी है, करंट की डायमेंशन है। वहां से कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, बट इस क्वांटिटी की डायमेंशन किसकी है, करंट की डायमेंशन है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल
दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना होगा आपके पास, IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt। ये आपका कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पर फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द electric flux through the surface। क्या नहीं, प्रूव होने के लिए हम ये जरूर पता कर सकते हैं गड़बड़ी किस चीज की है। ये चीज दिखेगी नहीं हमें वहां पर, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि ये चीज रही कितनी होगी। बात समझ गए क्या, इतना समझ में आ गया? तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल म्यू नॉट समेशन आई में ये सारे कौन से करंट, कंडक्शन करंट प्लस, तो जो भी आप सरफेस लेते हैं, सरफेस लेना आपकी चॉइस होती है। बात समझ गए? तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इतना सबको समझ में आ गया? मैंने एक कैपेसिटर लिया, मान लीजिए कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ओके, और ये मेरे पास एक कैपेसिटर है। मान लीजिए मैं इसको किसी आई करंट से क्या कर रहा हूं, इसको चार्ज कर रहा हूं, ठीक है। तो किसी मोमेंट पे आपने कहा कि इस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो एक फैक्ट तो ये है कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। तो उसका पता कैसे चला, यहां पर हम अंदर मैग्नेटिक नीडल रख देंगे। तो मैग्नेटिक नीडल रखकर अगर आप देखोगे तो जैसे करंट आ रहा है चार्ज वेरी करेगा, चार्ज वेरी करेगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये तो फैक्ट हो गया। और दूसरा, हम कंडक्शन करंट को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे सपोज ये आपके पास कंडीशन है, यहां से करंट पास कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट करंट आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई एम्पियर लॉ लगाने के लिए ऐसा करते हैं, एक लूप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये एक लूप सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एम्पियर लॉ किस पर लगता है, लूप पर, ठीक है। और मुझे पता है कि एक वायर है ना, इसके करस्पॉन्डिंग यहां से अगर हम चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। समझ गए? तो इसके ऊपर जब आप इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल लगाएंगे तो आपने पहली बार सरफेस सेलेक्ट किया, ये कौन सा सरफेस लिया, ये वाला। तो अगर आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल लिखेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट करने पे क्या आएगा, म्यू नॉट समेशन आई। तो हमने क्या मॉडिफाई किया हुआ है, ये वैल्यू कितनी है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट कितना है, आई ही है इसमें से, ओके, तो ये आई आ गया, है ना। आप समझ लेना, मैंने लूप को सर्कुलेशन ऐसे दिया है, आपको पता ना समेशन आई में जिधर आपका थंब जाता है उसके करस्पॉन्डिंग। तो आप ऐसे समझना कि मेरा जो इस तरफ सर्कुलेशन इधर दिया, हमने सर्कुलेशन ऐसे दिया है, तो इधर से देखने पर आपको कैसा दिख रहा है, क्लॉक। समझ रहे हो ना? म्यू नॉट समेशन आई में आपको एक डीएल वेक्टर देना होता है। तो आपने इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल में बी डॉट डीएल करने के बाद जब डीएल जैसे घूमता है, जिधर थंब आता है उधर वाले करंट को प्लस लिया जाता है और उसका अपोजिट माइनस लिया जाता है। इतना समझ में आया? अब मान लीजिए इसी चीज को एनालाइज करने के लिए, अभी तक आपको ये चीज दिखाई दे रही है, मान लीजिए हमने एक सरफेस ऐसे लिया होता, ये कैसा सरफेस है, एक बाउल जैसा, जिसकी ये बाउंड्री है और इधर सरफेस यूं ऊपर से यूं घुमा के ऐसे बंद कर रहे हैं। तो क्या आपको दिख रहा है कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तो अभी भी यही होना चाहिए, कि बी तो वही है, लूप यही है, लेकिन पहले सरफेस ये लिया गया था। अब सरफेस, तो ये वैल्यू तो इतनी ही आनी चाहिए, यस और नो। लेकिन अब आपने जो सरफेस लिया है वो सरफेस कैसे कूद के गया है, ऐसे कूद के गया है, वो कहीं भी वायर को कट करता हुआ। तो इसमें से तो ये करंट, कंडक्शन करंट तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, यस और नो। लेकिन स्टिल देखना, ये वैल्यू सेम है, इंटीग्रेशन
बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट समेशन आई में कौन सा करंट जीरो, कंडक्शन करंट इस सरफेस से नहीं है, लेकिन इस सरफेस से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक मिनट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ए क्या है इसका, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, ओके। तो यहां से इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, तो आपको दिख रहा है ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई ए, यस और नो। तो यहां से आपका फाई ई कितना है, दैट इज ई इंटू ए, ई इंटू ए, एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। स्मॉल क्यू लिख दो या यहां कैपिटल क्यू कर देता हूं मैं, ये कैपिटल क्यू और ये भी, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ठीक है इतना। अब मुझे बताइए यहां पर अगर मैं एक्सप्रेशन में रखता हूं तो प्लस कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, डी फाई ई बाई डी टी, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो प्लस एप्सिलॉन नॉट कितना, एप्सिलॉन नॉट ही है, और डी बाई डी टी ऑफ हाउ मच, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कहते हो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, दिस इज योर डी क्यू बाय डी टी। क्या राइट हैंड साइड सेम है, और आपको पता है कि यहां पर ये जो डी क्यू बाई डी टी होगा इस कैपेसिटर पर, वो इस आई के इक्वल होगा, तो ये आई और ये आई बराबर है, यस और नो। तो यहां पर देखिए आपका डी, ये भी डी क्यू बाई डी टी और ये भी डी क्यू बाई डी टी, तो मैंने दो सरफेस लिए एक ही लूप से क्रॉस करने वाले, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि आप सरफेस कैसा माने, सीधा फ्लैट ही माने। जैसे आप लोग कोई लूप लेते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है कि सरफेस ऐसा होगा, उस लूप के प्लेन में ले लेते हो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी, आप कैसा भी सरफेस ले सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा सरफेस लेने में दिक्कत ये होती है कि हमें देखना पड़ता है कि कहीं उस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी, तो अगर वो वेरी कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं इस सरफेस को ऐसे घुमा के लेता तो आपको दिख रहा है कि सर इसमें से क्या कहते हैं, कोई भी आपका कंडक्शन करंट पास, लेकिन आपको पता है उस जगह के बी तो वही है, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तो उतना ही आना चाहिए, तो क्या उतना ही आ रहा है, लेकिन यहां पर किसको यूज किया, डिस्प्लेसमेंट करंट, और फाइनल आंसर देखिए दोनों का सेम आ रहा है। इवन अगर कोई मुझसे बोले कि सर मैं सरफेस को ऐसे लेके पूरा घुमा के इधर से ले आऊं, तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सिर्फ यही है, तो ये ऊपर ऊपर जाके उधर से पार करेगा, तो वो कौन सा करंट हो जाएगा, कंडक्शन करंट। बात समझ गए। तो आपके एम्पियर लॉ को इस फॉर्मूले के थ्रू क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। बात समझ गए, इसको नोट करिए फटाफट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज योर एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय डी टी। हाँ, प्लेट, हाँ हाँ हाँ, ऐसा सरफेस ले रहे कि उसको जंप करके ले गए। लीनियर से मतलब क्या होता है, आप सरफेस और लूप में फर्क नहीं जानते, पहले ये बताओ मुझे, हम लोग पूरा खत्म खत्म करने आ रहे हैं, और अब आपको लूप और सरफेस में वो नहीं समझ में आ रहा है। लूप ये है, बट इससे सरफेस बना रहे हैं कि पूरा सरफेस से मतलब बंद करो इसको, इस लूप से सरफेस बंद करो। मैंने बोला ना कटोरे के जैसा, बोला ना कुछ बाउल के जैसा होगा, उसका क्या मतलब है, ऐसे, ये बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री। एक बार आप ये सरफेस ले रहे हैं, एक बार आप ये सरफेस ले रहे हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन से ध्यान रखो इन चीजों का। ये बात सबको समझ में आ गई ना, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। ये वाला जो बाउंड्री है उस पर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन
बी डॉट डीएल की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए। एक बार आपने डायरेक्ट इसी को सरफेस लिया तो इसमें से पार करने वाला करंट खुद कौन है? कंडक्शन करंट है। लेकिन आपने एक सरफेस ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें से कंडक्शन करंट पास ही, लेकिन आप उसमें एक चीज नोटिस करिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट को यूज करने से इक्वेशन सेटिस्फाई है, क्योंकि योर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम। आप जो लूप लोगे उस पर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तो बार बार चेंज नहीं होगा, वो तो वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। अब आपने उसको कैसे देखा है उसके कंसर्न आपको एनालाइज करना है। बात समझे कि नहीं? तो याद कैसे रखना है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहां दिखाई देगा? जहां भी आपका कौन वेरी करेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेरिएशन नहीं है तो अपने आप डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं देगा। तो अभी तक आप जो एम्पियर लॉ में जहां भी यूज कर रहे थे वो सब ऐसी जगह थी जहां पर आपके सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा था। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करता है, योर इक्वेशन हैज बीन मॉडिफाइड टू दिस। ओके, तो देखो इसको इस चैप्टर में पढ़ने का क्या सेंस है कि एक तो आपको हमने इक्वेशन मॉडिफाई किया, दूसरा हमने आपसे क्या बोला कि लाइट के प्रोपगेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होना। तो एक्चुअली वो उस वेरिएशन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होता है वो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होता है वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरह से इनका वेरिएशन कंटिन्यूअसली क्या होता है? प्रोपगेट करते रहता है। बात समझ गए? तो जब लाइट प्रोपगेट होगी कहीं से तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस होंगे। तो अगर आप इनकी इक्वेशंस को यूज करना चाहते हो तो आपको वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आप जब अभी एनालाइज करेंगे, जैसे अभी यहां से लाइट पास कर रही है तो यहां तो कोई कंडक्शन करंट पास नहीं कर रहा है। देखो यहां से यहां अगर कोई लूप बना देता हूं इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल लगाने के लिए, तो वहां से कोई कंडक्शन करंट पास नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको कौन दिखेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो जो वेरिएशंस हो रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेरी होके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होके इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे फैराडेज लॉ के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में। और हमने एक और फैक्ट आपको दिया है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है वहां टाइम वहां पे क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। क्लियर है? तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशंस है इसको नोट कर लिया क्या सबने? तो डिस्प्लेसमेंट करंट में सिर्फ आपको क्या देखना है? उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टाइम का फंक्शन और उसको डिफरेंशिएट करके एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, मिटा दो ये। तो हेडिंग डालिए मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात मत करो, है ना? मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर ईएम वेव्स। बेसिकली ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक हो गया। आपको पता है क्या एक क्लोज सरफेस से इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए किसके बराबर होता है? समेशन क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, याद रखना जब डी ए है और यहां क्लोज लगा रहे हैं तो सरफेस कैसा है? क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के साथ इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए जीरो आता है। क्यों? क्योंकि आपके मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। समझ गए? तो कोई एंटर करेगा तो वो एग्जिट भी करेगा, फील्ड लाइंस। कंफर्म? तीसरा होता है आपके पास जो आपने पढ़ा था फैराडे लॉ में, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इज माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। ओके, और द नेक्स्ट वन जो अभी हमने कहा इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल दैट इज मॉडिफाइड टू म्यू नॉट समेशन आई कंडक्शन प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो जब लाइट प्रोपगेट करती है तो वहां पर ये सारी इक्वेशंस वैलिड होते हैं।
ओके, तो देखो इनके हेल्प से हम लोग कुछ प्रूव करेंगे, ये नोट कर लो फटाफट एकदम। ओके, थोड़ा सा फास्ट देखना है। देखो, हटा दो ये, बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग यार। मैं लिख रहा था, साथ साथ नोट करते जाना चाहिए। हम्म, नहीं, इधर ही लिखेंगे हम। तो यार सही आइडिया दिया उसने, उधर लिख लीजिए। चलो, तो देखो, अब इन इक्वेशन से हम लोग कुछ प्रूव करेंगे। जो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। सपोज मेरा इक्वेशन E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, वेयर ओमेगा बाई के इज योर स्पीड ऑफ लाइट, और मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये वैल्यू है आपके पास। तो हमने क्या किया, लाइट जब प्रोपगेट कर रही है तो मैंने कुछ ऐसे माना हुआ है कि भाई ये मेरा y डायरेक्शन में जा रहा है, ये x में जा रहा है। ओके, तो सबसे पहली चीज, आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने एक लूप कंसिडर किया, थोड़ा ध्यान से देखना। ये लूप कंसिडर किया है यहां पर, ये एक लूप लिया है पूरा ऐसे, समझ में आई बात? तो इस लूप के करस्पॉन्डिंग मैंने लिया सपोज कि भाई इस तरफ, इस लूप को मैंने सर्कुलेशन दिया। आपको पता है ये लूप आपने जहां बनाया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। आपको पता है इसमें से, इस लूप से अगर मैं चाहूं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही वेरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है। कौन सी इक्वेशन उठा रहे हैं, ये वाली इक्वेशन। इस लूप पर ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं, यस और नो? और जब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आउटकम आएगा। तो मान लीजिए कि ये यहां से किसी x1 डिस्टेंस पर है और ये यहां से कुछ x2 डिस्टेंस पर थे। तो मुझे बताइए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये y डायरेक्शन में है ना। तो अगर मैं यहां पर x1 रख दूं, x बराबर x1, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1, वो कुछ इस डायरेक्शन में है, यस और नो? E1 में याद रखना x1 रख दिया मैंने थोड़ा सा, है ना। यहां पर आपका E2 इस तरफ है, समझ में आ रहा है? E2 में क्या होगा, x की जगह x2। अच्छा, इधर भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, x1 से लेके x2 तक वेरी कर रहा है। लेकिन आप समझ सकते हो कि मान लीजिए मैं एक आपको दिखा देता हूं कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। आपको पता है कि यहां से यहां तक जो है वेरिएशन हो रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पोजीशन के साथ भी। क्लियर है? ये आ गया आपके पास, यहां पे भी होगा कुछ, तो यहां पे भी आपका मान लीजिए ई इस तरफ है। ठीक है भाई, पोजीशन जो है आपने ये कंडीशन ली है, तो यहां से जब आपका कौन पास कर रहा है, वेव पास कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया। तो मुझे बताइए इंटीग्रेशन, पहले तो मेरा ई डॉट डी एल कितना होगा इस लूप के लिए। तो मैंने सर्कुलेशन ऐसे दिया है, तो मान लीजिए कि ये लेंथ एल है और ये दूरी कितनी है, x2 माइनस x1। तो अगर मैं लूप में घूमता हूं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस इज योर E2L, E2L ऐसे, फिर इधर जाएंगे 0, फिर इधर आएंगे, फिर ये आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। किस लूप के लिए, इस पूरे लूप के लिए। पहला पॉइंट सबको समझ में आया? दूसरा पॉइंट, क्योंकि मैं ये वाला इक्वेशन यूज करने वाला हूं, तो दैट इज माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। तो इस लूप पर आपने ये तो निकाल लिया E2L माइनस E1L कितना है। अब आप क्या कर रहे हो, इस लूप से पहले चेक करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैंने क्या किया, यहां पर किसी x डिस्टेंस पे जाके, क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है x के साथ, तो इस लूप से मुझे सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो मेरा एरिया जो है वो मैंने बाहर लिया हुआ है, और मेरा एज पर जो B है वो जेड डायरेक्शन में।
समझ आई बात? ये परपेंडिकुलर है, अगर आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते हो तो मैं यहां पर डॉट में दिखा रहा हूं बी। ठीक है, तो पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगा फाइव बी, फिर उसको डिफरेंशिएशन में लाके रखूंगा। तो मेरा फाइव बी कितना है? तो पहले फाइव बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, और एल डीएक्स का इंटीग्रेशन, पहले तो ये इंटीग्रेट होगा पूरा, यस और नो? और उसके बाद फिर क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो पहले फाइव बी निकाल लो, कितना आएगा इंटीग्रेशन, बी कितना है, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू एल डी एक्स। ओके, दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम x1 टू x2, दिस इज योर 5b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5b? दैट इज इक्वल्स टू कितना, बी नॉट एल कॉमन ले लो, अच्छा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ, एक मिनट, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स अपॉन 1 मिनट अपॉन माइनस के, क्योंकि यहां पर ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, फ्रॉम x1 टू x2। तो ये माइनस से माइनस उड़ा दें, तो मेरे पास 5b कितना आ रहा है, देखिए बी नॉट एल एल बाई के, यही ना, दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। इतना समझ में आया? तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ढंग से देख लेना कोई माइनस स्किप ना हो जाए। क्लियर है इतना? तो आपके पास ये 5b की वैल्यू आई है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड d5b बाई dt। कितना आएगा d5b बाई dt? b नॉट l बाई के, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस माइनस प्लस कॉस, एक मिनट, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन इंटू साइन आएगा यहां भी। ओके, यहां से टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, तो बी एल ओमेगा बाई दिस, माई ये वैल्यू आई है आपके पास। तो आपका ये वाला इक्वेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल माइनस ऑफ डी 5b बाई डी टी। ओके, ई डॉट डी एल कितना निकाला मैंने, E2 माइनस E1 इंटू एल। E2 कितना रख रहा हूं मैं, E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, E2 माइनस E1 इंटू एल। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, इतनी बड़ी इक्वेशन ये भी लिखो, तो माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी इसको रखते हैं, तो क्या आएगा, बी नॉट एल ओमेगा बाई के इंटू माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स टू माइनस साइन ओमेगा टी के एक्स वन। इतना समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ये वैल्यू यहां पर रख दिया है। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, साइन वाला पार्ट देखिए कैंसिल आउट हो रहा है। योर एक्सप्रेशन इज योर ई नॉट इंटू एल इक्वल्स टू बी नॉट एल इंटू ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के इज योर सी, स्पीड ऑफ लाइट, एल से एल कैंसिल आउट, योर ई नॉट इक्वल्स टू बी नॉट मल्टीप्लाई बाई सी, and from here you will get the value of c equals to, जिसका बहुत यूज होता हुआ आपने देखा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो पीक वैल्यूज है उनको डिवाइड करने पे क्या आता है, स्पीड ऑफ। इसकी डायमेंशन तो वेलोसिटी की है, ये तो आपको पहले ही पता चल गया था, आपके पास कई बार आया होगा ईएमआई में, समझ गए? ई बाई बी की डायमेंशन जो है वो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। बट जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन क्या हो रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, तो उसमें ये वाला लॉ अप्लाई करने पर हमें पता चलता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज
ई नॉट बाय पी नॉट। फटाफट अगर लिखना हो तो लिख लो, वरना दिस इज द मेन पार्ट। अभी मैं डायरेक्ट लिख देता, आप लोग पूछते सर कहां से आया, यहां से आया। क्लियर? आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखना, एक और इक्वेशन है। इसके बारे में सुना तो बहुत है ना आपने, कि C इक्वल्स टू ई नॉट बाई बी नॉट होता है। जल्दी लिखो, वैसे समय हो गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब फोटो ले लो इसकी, मैं अगला एक्सप्रेशन लिख दूं। हाँ, रिजल्ट लिख लो। ओके, लिख लिया होगा। मैं सेकंड एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहा हूं। इसका बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पे ध्यान रखना। ठीक है, देखिए सेकंड एक्सप्रेशन, इसको लिखना मत चाहे, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसका। आप लास्ट आउटकम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, मैंने इस बार क्या किया, वही रीजन में अब मैं इक्वेशन लगाना चाहता हूं, ये वाला, जो कि यहां आपको कोई कंडक्शन करंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप सिर्फ किस पर बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट से। तो ये आपका जेड डायरेक्शन में बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में है। आपने एक लूप लिया ऐसे, 3D में, ध्यान से देखना। 3D से तो तुम लोग को एकदम जैसे लगता है कोई विजुअलाइजेशन ही नहीं होता है। नहीं, ये 3D, ये 3D में बनाया हमने। एक मिनट, टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि इक्वेशन लंबी लंबी है। तो सबसे पहली बात, यहां पर मैं सर्कुलेशन लूप को ऐसे दे रहा हूं। ओके, लाइक दिस। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से जो पास कर रहा है, वो अंदर से पास कर रहा है, वो वाई डायरेक्शन में ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, यहां पर मैंने कहा समथिंग B1, यहां पर B2। ओके, ये वाली जो लेंथ है उसको मैंने L दे दिया, और ये सपोज आपका x1 है और ये x2 है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ये यूज करने वाले हैं, इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट 0, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही दो कैलकुलेशन, एक ये निकालना और एक, तो पहले इंटीग्रेशन B डॉट dl फॉर द क्लोज लूप, दैट इज इक्वल्स टू, ऐसे घुमाओ, आपने करंट यू दिया है, तो B1 माइनस B2L, B1 माइनस B2L, बोलो।
B1 माइनस B2L, यहाँ जीरो, क्योंकि आपका DL ऐसे है और B ऐसे है, तो यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पर B1L और इधर माइनस B2L। समझ गए? इधर क्या होगा, इस एज पर B जो है L के परपेंडिकुलर होगा, तो वहां तो जीरो हो गया। तो एक तो आया B1 माइनस B2, B1 और B2 के लिए x1 x2 रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद अब आपको क्या चाहिए, पहले फाई ई चाहिए, तो पहले फाई ई निकलेगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो फाई ई कितना आएगा, तो मेरा जो फाई ई है, दैट फाई ई इज हाउ मच, बताओ कितना फाई ई। ई ऊपर की तरफ है, एल डी एक्स, तो ई एल डी एक्स इंटीग्रेशन। ओके, हम किस सरफेस से निकाल रहे हैं, इस सरफेस, इट इज नॉट अ क्लोज लूप, ओपन सरफेस है, उससे आपको फ्लक्स निकालना है। फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू एल डी एक्स। बस आप इसको देख लो कितना आएगा, x1 से x2। तो व्हाट इज फाई ई, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई नॉट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ई नॉट बाई माइनस के इंटू एल, यही है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी के एक्स, द लिमिट इज फ्रॉम x1 टू, जरा देख लेना ये माइनस ठीक आ रहा है, साइन का माइनस कॉस, माइनस से माइनस उड़ा दो, कितना आएगा फाई ई, दैट इज इक्वल टू ई नॉट एल बाई के इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के एक्स टू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। समझ में आया? दिस इज योर ई नॉट। यहीं पे डी फाई ई बाई डी टी निकाल लो, कितना, ई नॉट एल बाई के मल्टीप्लाई में ओमेगा आ जाएगा, कॉस का आएगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू एंड माइनस प्लस, वेरी गुड, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस आएगा। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट इन दिस एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज b1 माइनस b2 इंटू एल, b1 माइनस b2 भी रख रहा हूं मैं, कितना आएगा b1 माइनस b2, b नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस b नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू इंटू एल इक्वल्स टू ई नॉट, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट भी है वहां, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ई नॉट एल नॉट अब इंटू ओमेगा बाई के को सी लिख दूं, चलिए सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। इतना समझ में आया? बस इसको अब आप डायरेक्ट याद रखना, बी नॉट सब कट रहा है, एल से एल कट गया, और बी नॉट इक्वल्स टू व्हाट, हाउ मच, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट सी, इसको डिवाइड करो, 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई बी नॉट इंटू सी, ई नॉट बाई बी नॉट इज सी, तो 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट epsilon naught c square, the value of c is 1 upon root over. The second result, very very important, the speed of light when the light passes through the vacuum is 1 upon under root mu naught epsilon naught. ये दो इस रिलेशन से आते हैं। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसकी शीट अलग से है, कैसी है, EMI के साथ है क्या? चलो ठीक है, शीट, अच्छा ठीक है, ये समझ गए ना, आप अपने आप कर लेना वरना फोटो ले लो इसकी। थैंक यू।